हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो हमारा बुक 2 है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का। तो इसके पहले की वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल दी हैं, उसके साथ ही साथ मैंने नोट्स भी डाल दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स, जिसको पढ़ के आप टॉपर बन सकते हैं। देखिए, केवल नोट्स पढ़ने से कोई टॉपर नहीं बनता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए टॉपर बनने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है, कैसे टॉपर्स पढ़ाई करते हैं। इसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाली हूँ, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो चाहे तो आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख सकते हैं, पिछले चैप्टर के, और नोट्स भी बाकी के चैप्टर्स के भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी, उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब बिना देरी के फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जो कि है हमारा चैप्टर 4 इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। इसको हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकूँ, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होने लगेगा तो फिर इसको वहीं पे रोकना पड़ेगा। तो भारत के विदेशी संबंध कैसे थे, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उस समय पे क्या क्या चैलेंजेस झेलने पड़े भारत को, ठीक है। इनर चैलेंजेस, 3 चैलेंजेस जो मेन थे, उनको तो हम लोग ने पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में। अब हम लोग को पढ़ना है जो एक्सटर्नल चैलेंजेस थे उनके बारे में और एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में। तो उससे पहले चैप्टर का इंट्रो देख लेते हैं, और एक पिक्चर दिया हुआ है। ये पिक्चर में आप लोग को जवाहरलाल नेहरू साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। तो इस पिक्चर के बारे में मैं कुछ बता दी थी। उसके बाद नीचे जहाँ यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है, इस इंट्रो को हम लोग पढ़ लेंगे। उसके पहले चलते हैं हम लोग अपने पिक्चर पे। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको दिख रहे हैं। तो ये जो पिक्चर है, इसके बारे में नीचे दिया हुआ है, उसको मैं पढ़ के उसकी हिंदी बता देती हूँ आप लोग को। तो नेहरू विथ निक्रुमा from Ghana, Nasser from Egypt, Sukarno from Indonesia, and the Tito from Yugoslavia at a meeting of non-aligned nations. New York, October 1960. These 5 comprised the core leadership of the non-alignment movement, NAM. NAM के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। एक्चुअली NAM के बारे में हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर एरा में, ठीक है। तो उसी के बारे में ये है, उसी टाइम का है। उसमें हमने इंडियाज़ का जो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हमने नैम के बारे में भी पढ़ा था। देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो तस्वीर है अक्टूबर 1960 की है। न्यूयॉर्क में गुट निरपेक्ष, यानी कि जो नॉन अलाइंड देश थे, गुट निरपेक्ष देशों की एक संगोष्ठी की है। इसमें जवाहरलाल नेहरू, फिर उनके बगल में है एनकुरमा घाना के, फिर मिस्र के नासिर हैं, फिर इंडोनेशिया के सुकार्नो हैं, और फिर यूगोस्लाविया के टीटो हैं, साथ नज़र आ रहे हैं। चलिए अब फटाफट से चैप्टर का इंट्रो देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा इंट्रो इन दिस चैप्टर। इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं इस चैप्टर के बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में, हम क्या पढ़ना है, मेनली वही दिया रहता है यहाँ पे। तो इसको पढ़ लेते हैं। Thus far we have focused in this book on the developments within the country and on domestic challenges. अब तक हमने इस किताब में देश में हुए बदलाव और घरेलू चुनौतियों पर अपनी नज़र डाली है। We now turn to external challenges. और अब हम इस अध्याय में बाहरी चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। Here too our leaders faced the challenge with an innovative response by way of the policy of non-alignment. इस मोर्चे पर भी अपने देश के नेताओं ने नई राह अपनाई और बाहरी चुनौतियों के मामले में गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। But they also found themselves in conflict with neighbors. बहरहाल हमारे नेताओं को पड़ोसी देशों से हुए युद्धों से भी निपटना पड़ा, मतलब उसके कारण युद्ध भी हुए। दिस लेड टू 3 wars in 1962, 1965 and 1971. भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ 1962, 1965 और 1971 में युद्ध लड़ना पड़ा था। These wars and the external relations in general were shaped by and had their impact on the politics in the country. और इन लड़ाइयों और हमारे विदेशी संबंधों को देश की राजनीति ने एक शक्ल प्रदान की। देश की राजनीति स्वयं भी इस क्रम से प्रभावित हुई। In this chapter, we study the story of this relationship between the external and the internal politics by focusing on. तो इस अध्याय में हम अंदरूनी और बाहरी राजनीति के इसी रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे, और इस अध्याय में चर्चा की जाएगी कि द इंटरनेशनल कंटेक्स्ट दैट शेप्ड इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, भारत के विदेश संबंधों में किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया। द ऑपरेशन प्रिंसिपल्स दैट इन्फॉर्म द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई।
द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ रिलेशंस विथ चाइना एंड पाकिस्तान, और चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे, और द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी, यानी कि भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थितियों में हुआ। तो हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे। चलिए अब बिना देरी के फटाफट चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी के फटाफट चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा चैप्टर 4, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, यानी कि भारत के विदेशी संबंध कैसे थे। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट सब टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, वो है इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। बहुत मतलब लेंदी टाइप दिया हुआ है, लगातार बीच में ब्रेक नहीं है, तो लगातार पढ़ते जाते हैं हम लोग भी। कोशिश करूँगी कि इसमें 2 टॉपिक कम से कम कवर कर सकूँ। तो चलिए बिना देरी के अब शुरू कर ही दिया जाए। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। इंडिया वॉज बॉर्न इन अ वेरी ट्राइंग एंड चैलेंजिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। द वर्ल्ड हैड विटनेस्ड अ डिवास्टेटिंग वॉर एंड वॉज ग्रैपलिंग विद इशूज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। येट अनदर अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश an international body was underway. Many new countries were emerging as a result of collapse of the colonialism, and most new nations were trying to come to terms with the twin challenges of welfare and democracy. तो दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली ही थी, और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे, और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश नमूदार हो रहे थे। नए देश के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। फ्री इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्टेड ऑल दिस कंसर्न्स इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई, उनमें हम इन सारे सरोकारों की झलक पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स एट द ग्लोबल लेवल, इंडिया हैड इट्स ओन शेयर ऑफ कंसर्न्स। तो वैश्विक स्तर के इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थीं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ मेनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ के गई थी। पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर एंड द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर फुलफिलमेंट। बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुए थे, और गरीबी मिटाने का काम सामने मुंह बाय खड़ा था। दिस वाज द ओवरऑल कंटेक्स्ट इन विच इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। तो कुल जमा इन्हीं संदर्भों के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की। As a nation born in the backdrop of the World War, India decided to conduct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace. एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेशी नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। दिस एम फाइंड्स एन इको इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है। इको के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में 8th क्लास में। तो उसका होता है प्रतिध्वनि, हिंदी होता है। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। Just as both internal and external factors guide the behavior of an individual or a family, both domestic and international environment influence the foreign policy of a nation. जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी और बाहरी कारक निर्देशित करते हैं, उसी तरह एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। द डेवलपिंग कंट्रीज लैक द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली एडवोकेट देयर कंसर्न्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। सो द
परस्यू मोर मॉडेस्ट गोल्स दैन द एडवांस्ड स्टेट्स। इसके चलते वे बड़े बड़े देशों की अपेक्षा बड़े सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेशी नीति तय करते हैं। दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे। मोर ओवर देयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन द मोर पावरफुल स्टेट्स ओकेजनली इन्फ्लुएंसेस देयर फॉरेन पॉलिसी। इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। In the period immediately after the Second World War, many developing nations choose to support the foreign policy preferences of the powerful countries who were giving them aid or credits. तो दूसरे विश्व युद्ध नहीं, देखिए, ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर रहते हैं। फिर इस निर्भरता का भी उनकी विदेशी नीति पर जब तब असर पड़ जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेशी नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों से उन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। This resulted in the division of countries of the world into two clear camps. इस वजह से दुनिया के विभिन्न देशों दो खेमों में बट गए। ये हम लोगों ने पढ़ा था कोल्ड वॉर एरा में। वन वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स वेस्टर्न एलीज एंड अदर वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देन सोवियत यूनियन। एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक देशों के प्रभाव में रहा, तो दूसरा खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में। यू हैव रीड अबाउट दिस इन द बुक ऑन कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और हाँ, हमने इसके बारे में समकालीन विश्व राजनीति नामक किताब में पढ़ा है। You have read there about the experiment called the non-alignment movement, और हमने इस किताब में गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा। As you also read there, the end of the Cold War changed the context of international relations entirely. आप इस किताब में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संदर्भ पूरी तरह से बदल गया था। But when India achieved its freedom and started forming its foreign policy, the Cold War was just beginning and the world was getting divided into these two camps. बहरहाल जब भारत आज़ाद हुआ था और अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, तब शीत युद्ध शुरू ही हुआ था और दुनिया बड़ी तेज़ी से दो खेमों में बढ़ती जा रही थी। Did India belong to any of these two camps in global politics of the 50s and the 60s? तो क्या 1950 और 1960 के दशक की विश्व राजनीति में भारत इन दोनों में से किसी एक खेमे में शामिल था? हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि नहीं, भारत इसमें शामिल नहीं था। उन्होंने एक अलग अपना बनाया नाम करके, उसमें था भारत कि हम ना ये क्या कहते हैं, यूएसए के साथ जाएंगे ना सोवियत यूनियन के साथ जाएंगे। वॉज इट सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी पीसफुली एंड अवॉइडिंग इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स? तो क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचे रहने में सफल रहा? तो ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर्स मिलेंगे हमें आगे, पढ़ते हैं आगे हम लोग। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यानी कि गुट निरपेक्षता की नीति। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द It was a part of the worldwide struggle against colonialism and imperialism. पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे और भारत राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। It influenced the liberation movements of many Asian and African countries. इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ। Prior to India's independence, there were contacts between the nationalist leaders of India and those of other colonies, united as they were in their common struggle against colonialism and imperialism. तो आज़ादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में थे। ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी INA बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द लिंकेजेस एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इंडिया एंड ओवरसीज इंडियंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी (INA) का गठन किया था। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे। The foreign policy of a nation reflects the interplay of domestic and external factors. किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। Therefore, the noble ideals that inspired India's struggle for freedom influenced the making of its foreign policy. भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदात्त विचारों के से प्रेरित था, उनका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। बट इंडियाज अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस कोइंसाइडेड विद द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर एरा। बहरहाल भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई, उसी समय शीत युद्ध का दौर भी शुरू हो चुका था। एज यू रीड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाई द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन एट द ग्लोबल लेवल बिटवीन द टू ब्लॉक्स लेड बाई द सुपर पावर्स, द US एंड द सोवियत USSR। तो आप समकालीन विश्व राजनीति की किताब के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के दौर में दुनिया के देश दो खेमों में बंट रहे थे। एक खेमे का अगुवा संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरे का सोवियत संघ। द सेम पीरियड was also witnessed developments like the establishment of the UN, the creation of nuclear weapons, the emergence of communist China and the beginning of decolonialization। तो दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। इस दौर में संयुक्त राज्य संघ भी अस्तित्व में आया। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट शासन भी की स्थापना हुई। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में आरंभ हुई थी। इंडियाज लीडरशिप एंड टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ के दायरे में साधने थे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं नेहरूज रोल, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर। वे प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। Thus, both as the Prime Minister and the Foreign Minister, he exercised profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। The three major objectives of Nehru's foreign policy were to preserve the hard-earned sovereignty, protect territorial integrity, and promote rapid economic development। नेहरू की विदेश नीति के तीन बड़े उद्देश्य थे: कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू wished to achieve these objectives through the strategy of non-alignment। और नेहरू जी इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। देयर वर ऑफ कोर्स पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द कंट्री दैट बिलीव दैट इंडिया शुड बी मोर फ्रेंडली विद द ब्लॉक लेड बाय द US बिकॉज द ब्लॉक क्लेम टू बी प्रो डेमोक्रेसी। और उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि जो भारत है उसको अमेरिकी खेमे के साथ ज़्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। अमॉन्ग दोज हु थॉट ऑन दीज लाइन्स वर लीडर्स लाइक डॉक्टर अम्बेडकर। सम पॉलिटिकल पार्टीज विच वर अपोज टू communism also wanted India to follow a pro-US foreign policy. These included the Bharatiya Janasangh and later the Swatantrata Party, but Nehru possessed considerable leeway in formulating foreign policy। इस धारा पर सोचने वाले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थी कि भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनाए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे, लेकिन विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त हासिल थी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स को हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्टे ट्यून रहिए आगे पढ़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।